नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ द एपिग्राफ स्टूडियो पे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भरोसे, राजनीति, प्यार, बदले और साजिश की एक ऐसी दास्तान है जहाँ हर एपिसोड के साथ सच का एक नया चेहरा सामने आता है। अगर आपने रक्त रंजित के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो मैं आपको सलाह दूंगी कि पहले इन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर एपिसोड अगले एपिसोड की नींव रखता है। पिछले एपिसोड विश्वासघात में आरोही सेन को लगा था कि उसके हाथ रघुवीर प्रताप के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत लग चुका है, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने रघुवीर की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग एक पेन ड्राइव में सुरक्षित रख दी और उसे अपने पिता स्वर्गीय एडवोकेट हर्षवर्धन सेन की पुरानी इंडियन एविडेंस एक्ट की किताब में छिपा दिया, क्योंकि उसके दिल ने कहा कि अभी पूरा सच सामने नहीं आया है। लेकिन जिस रिकॉर्डिंग को उसने कभी अपलोड ही नहीं किया, वही रिकॉर्डिंग कुछ घंटों बाद पूरे देश में वायरल हो गई। हर न्यूज़ चैनल, हर मोबाइल, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रघुवीर प्रताप। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वायरल हुई रिकॉर्डिंग असल रिकॉर्डिंग थी ही नहीं। किसी ने उसे बड़ी चालाकी से एडिट किया था, उसके शब्दों का मतलब बदल दिया गया था और पूरा देश एक झूठ को सच मान बैठा। आरोही ने साइबर एक्सपर्ट अनिकेत की मदद से एक और डरावना सच जाना। जिस मिनी रिकॉर्डर से उसने रिकॉर्डिंग की थी, उसमें पहले से एक छिपा हुआ ट्रांसमीटर था जो हर रिकॉर्डिंग को चुपचाप एक अनजान सर्वर पर भेज देता था। यानी ये सब पहले से प्लान किया गया था। किसी ने बहुत पहले ही अपना जाल बिछा दिया था। अब उस जाल में रघुवीर भी फंस चुका है और आरोही सेन भी। आज इस कहानी का सबसे दर्दनाक एपिसोड शुरू होने वाला है। आज एक ईमानदार नेता की वर्षों की मेहनत कुछ मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्त दुश्मन बनेंगे, अपने पराये हो जाएंगे और जिस कुर्सी पर बैठकर रघुवीर ने लोगों के लिए फैसले लिए, शायद आज वही कुर्सी उससे छिन जाएगी। लेकिन क्या सचमुच रघुवीर हार जाएगा या ये गिरावट किसी बहुत बड़ी वापसी की शुरुआत है? तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं रक्त रंजित पार्ट 1 का 15वां एपिसोड, गिरावट। क्योंकि कभी कभी इंसान अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की साजिशों से गिरता है, और जब सच को झूठ की जंजीरों में बांध दिया जाता है, तब सबसे ऊंचा इंसान भी एक पल में जमीन पर आ गिरता है। सुबह के ठीक 9:30 पूरा देश एक ही खबर देख रहा था। हर न्यूज़ चैनल, हर मोबाइल स्क्रीन, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रघुवीर प्रताप। एक चैनल पर एंकर जोर से बोल रहा था, क्या राज्य के प्रभावशाली मंत्री रघुवीर प्रताप ने आखिरकार दंगों में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है? दूसरे चैनल पर एक बहस चल रही थी। पैनलिस्ट 1, अगर ये ऑडियो असली है तो इन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। पैनलिस्ट 2, लेकिन किसी फॉरेंसिक जांच के बिना हम किसी को दोषी कैसे मान सकते हैं? पैनलिस्ट 3, देश सबूत देख चुका है, अब जनता जवाब चाहती है। उधर सोशल मीडिया पर हर सेकंड हजारों नए पोस्ट आ रहे थे। कोई रघुवीर को गुनहगार बता रहा था तो कोई पूरी जांच की मांग कर रहा था। लेकिन
सच की आवाज़ झूठ के शोर में दब चुकी थी। मंत्रालय के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो चुके थे। हाथों में तख्तियां थी। रघुवीर प्रताप इस्तीफा दो, दंगों के दोषियों को सजा दो, हमें न्याय चाहिए। पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर मिनट भीड़ बढ़ती जा रही थी। मंत्रालय के अंदर माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जहां कल तक रघुवीर प्रताप के आने पर लोग खड़े होकर उनका स्वागत करते थे, आज वही लोग उनसे नजरें चुरा रहे थे। कुछ अधिकारी उन्हें देखते ही दूसरी तरफ मुड़ जाते, कुछ धीरे धीरे फुसफुसाकर बातें करने लगते। पहला अधिकारी, सुना है मुख्यमंत्री ने भी रिपोर्ट मांगी है। दूसरा अधिकारी, अगर ऑडियो सच निकला तो इनका राजनीतिक करियर तो खत्म। ये सारी बातें आरोही सेन सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। उसे पता था ये सब एक झूठी रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन वो अभी भी किसी को सच्चाई नहीं बता सकती थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ शक था, सबूत नहीं। उसी समय रघुवीर प्रताप हमेशा की तरह शांत कदमों से मंत्रालय के अंदर दाखिल हुए। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती और काली नेहरू जैकेट। चेहरे पर ना गुस्सा ना डर, बस एक गहरी खामोशी। जैसे ही वो अंदर आए, पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। जो लोग कुछ सेकंड पहले बातें कर रहे थे, अचानक चुप हो गए। कोई उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रघुवीर ने धीरे से सबकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। आरोही जल्दी से उनके पीछे गई। उसने दरवाज़ा बंद किया। कुछ पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। आरोही ने धीरे से कहा, रघुवीर। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और बोला, डर गई? आरोही की आंखें भर आई। आरोही बोली, पूरा देश तुम्हें गुनहगार मान रहा है। बाहर लोग तुम्हारे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रघुवीर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक खिड़की के बाहर देखता रहा, फिर बहुत शांत आवाज में बोला, भीड़ हमेशा वही मानती है जो उसे सबसे पहले सुनाई देता है। सच थोड़ा देर से पहुंचता है। आरोही बोली, लेकिन अगर तब तक बहुत देर हो गई तो? रघुवीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोला, अगर मेरा सच सिर्फ मेरी कुर्सी बचाने के लिए है तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मेरा सच बेगुनाह लोगों के लिए है तो वो एक दिन ज़रूर सामने आएगा। आरोही अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरोही बोली, अगर कोई तुम्हें जानबूझकर फंसा रहा हो तो? रघुवीर कुछ पल उसे ध्यान से देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में कोई छिपा हुआ जवाब ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब मैं सही रास्ते पर था, क्योंकि साजिश हमेशा उसी के खिलाफ होती है जो किसी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाए। इतने में रघुवीर का इंटरकॉम बज उठा। रिसेप्शन से आवाज़ आई, सर, मुख्यमंत्री कार्यालय से तुरंत बुलावा आया है। आपको अभी सीएम सचिवालय पहुंचना है। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। रघुवीर धीरे से खड़े हुए। उन्होंने अपनी नेहरू जैकेट ठीक की, फिर आरोही की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, लगता है आज मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दिन शुरू हो गया है। आरोही बस उन्हें देखती रह गई। उसे महसूस हो रहा था कि ये बुलावा सिर्फ एक मीटिंग का नहीं, बल्कि रघुवीर प्रताप की राजनीतिक जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का बुलावा था।
मुख्यमंत्री सचिवालय राज्य की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक। आज वहां का माहौल हर दिन से बिल्कुल अलग था। मुख्य गेट के बाहर देश भर के पत्रकार जमा थे। हर किसी की नज़र सिर्फ एक गाड़ी पर थी, काली सरकारी एसयूवी। धीरे धीरे सचिवालय के मुख्य द्वार पर आकर रुकी। दरवाज़ा खुला, रघुवीर प्रताप बाहर उतरे। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती और काली नेहरू जैकेट। चेहरे पर वही शांति जिसने उन्हें हमेशा बाकी नेताओं से अलग बनाया था। कैमरों की फ्लैश एक साथ चमकने लगी। पहला रिपोर्टर बोला, रघुवीर जी, क्या वायरल ऑडियो आपकी ही आवाज़ है? दूसरा रिपोर्टर बोला, क्या आप इस्तीफा देने वाले हैं? तीसरा रिपोर्टर, क्या आपने दंगों में अपनी भूमिका स्वीकार की है? सवाल लगातार बढ़ते जा रहे थे, लेकिन रघुवीर बिना रुके सीधा अंदर चले गए। उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उधर मंत्रालय में आरोही सेन बेचैनी से घड़ी की तरफ देख रही थी। उसने कई बार रघुवीर को फ़ोन मिलाया, लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ मिला। आरोही मन ही मन बोली, काश मैं उन्हें सब कुछ बता पाती। काश मेरे पास सिर्फ शक नहीं, पक्का सबूत भी होता। तभी अनिकेत का फ़ोन आया। अनिकेत बोला, आरोही, मैं पूरी रात उस एडिटेड ऑडियो पर काम करता रहा। आरोही बोली, कुछ मिला क्या? अनिकेत बोला, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन एक बात तय है। आरोही की सांसें रुक गई। आरोही बोली, क्या? अनिकेत ने जवाब दिया, जिसने भी ये एडिट किया है वो कोई आम आदमी नहीं है। उसने प्रोफेशनल लेवल पर आवाज़ के गैप्स छिपाए हैं। साधारण सॉफ्टवेयर से ये काम हो ही नहीं सकता। आरोही की आंखों में उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दी। आरोही बोली, मतलब हम ये साबित कर सकते हैं कि रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ हुई है? अनिकेत बोला, हाँ, लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए इसके लिए। आरोही बोली, हमारे पास समय ही तो नहीं है अनिकेत। हर मिनट रघुवीर सब कुछ खो रहे हैं। अनिकेत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आरोही, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कोई ठोस सबूत मिलेगा सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। फोन कट गया। आरोही ने गहरी सांस ली। उधर मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक लंबी खामोशी पसरी हुई थी। कमरे में मुख्यमंत्री, दो वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव और रघुवीर प्रताप मौजूद थे। टेबल पर वही वायरल ऑडियो चल रहा था। रिकॉर्डिंग खत्म हुई। कमरे में कुछ पल तक कोई नहीं बोला। आखिरकार मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ी और बोले, रघुवीर, मैं तुम्हें पिछले 20 साल से जानता हूँ, इसलिए मैं इस ऑडियो पर आंख बंद करके यकीन नहीं कर सकता। रघुवीर शांत बैठे रहे। मुख्यमंत्री फिर बोले, लेकिन राजनीति सिर्फ भरोसे से नहीं चलती। जनता सवाल पूछ रही है, मीडिया दबाव बना रही है, विपक्ष हर घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। रघुवीर ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, मैं समझ रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने सीधे उनकी आंखों में देखा और बोले, देखो रघुवीर, मैं तुम्हें दोषी नहीं कह रहा, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होती तुम्हें मंत्रालय की जिम्मेदारी से अस्थायी रूप से अलग होना होगा। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। कुछ सेकंड तक रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने टेबल पर रखी अपने मंत्रालय की फाइलों को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, अगर मेरे पद छोड़ने से जांच निष्पक्ष होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री ने बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोले, तुम बिना विरोध किए मान गए? रघुवीर हल्का सा मुस्कुराए और बोले,
कुर्सियाँ हमेशा इंसान से बड़ी नहीं होती सर। अगर मेरे हटने से लोगों का भरोसा बचता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। मुख्यमंत्री की आंखों में रघुवीर के लिए सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री धीरे से बोले, उम्मीद है सच जल्दी सामने आएगा। रघुवीर अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री से हाथ मिलाया। रघुवीर बोले, सच को बस थोड़ा समय चाहिए। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाहर सैकड़ों कैमरे उनके एक एक कदम का इंतजार कर रहे थे और मंत्रालय में बैठी आरोही सेन अब भी एक ऐसे सबूत का इंतजार कर रही थी जो शायद रघुवीर की पूरी जिंदगी बदल सकता था, उसके डूबते राजनीतिक जिंदगी की दिशा को बदल सकता था, उसकी राजनीतिक करियर को बचा सकता था। मुख्यमंत्री सचिवालय के बाहर सैकड़ों कैमरे लाइव प्रसारण कर रहे थे। हर न्यूज़ चैनल बस एक ही पल का इंतजार कर रहा था, रघुवीर प्रताप कब बाहर आएंगे। कुछ ही देर बाद मुख्य दरवाज़ा खुला। रघुवीर प्रताप धीरे धीरे बाहर आए। उनके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई घबराहट, बस एक गहरी शांति। पत्रकार उनकी तरफ दौड़ पड़े। पहला पत्रकार पूछा, रघुवीर जी, क्या आपको मंत्री पद से हटा दिया गया है? दूसरा रिपोर्टर, क्या आपने इस्तीफा दे दिया है? तीसरा रिपोर्टर, क्या वायरल ऑडियो असली है? सवाल लगातार बरस रहे थे, लेकिन रघुवीर रुके नहीं, ना ही वो डरे। उन्होंने पहली बार मीडिया की तरफ देखा। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। रघुवीर बोले, मैं जांच पूरी होने तक अपने मंत्रालय की जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से अलग हो रहा हूँ। एक सेकंड पूरा माहौल शांत रहा, फिर हर तरफ शोर मच गया। रिपोर्टर, तो क्या आप आरोप स्वीकार कर रहे हैं? रघुवीर बोला, नहीं, सिर्फ एक शब्द, लेकिन इतना पक्का कि कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए। रघुवीर ने आगे कहा, मैं किसी अदालत से नहीं डरता, मैं किसी जांच से नहीं डरता, क्योंकि जिसने सच जिया हो उसे झूठ से डरने की जरूरत नहीं होती। एक पत्रकार फिर चिल्लाया, अगर आप निर्दोष हैं तो आपने सफाई क्यों नहीं दी? रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सफाई वो देते हैं जिन्हें अपने सच पर भरोसा नहीं होता। मुझे समय पर भरोसा है। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे वहां से निकल गई। उधर पूरे राज्य में सिर्फ इसी प्रेस बयान की चर्चा होने लगी। न्यूज़ एंकर बोला, रघुवीर प्रताप ने मंत्रालय छोड़ दिया है। क्या ये एक ईमानदार नेता का फैसला है या फिर एक दोषी की मजबूरी? बहस और तेज हो गई। उधर मंत्रालय में रघुवीर का कैबिन पहली बार अजीब सा खाली लग रहा था। उनकी कुर्सी वैसी ही थी, टेबल पर उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन अब उस कमरे में पहले जैसी रौनक नहीं थी। आरोही धीरे धीरे उनकी केबिन में दाखिल हुई। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। टेबल पर रखी हुई रघुवीर की पसंदीदा स्टील की चाय की कप वो आधी भरी हुई थी। सुबह जल्दीबाजी में वो उसे पी भी नहीं पाए थे। आरोही ने उस प्याली को हाथ में उठाया। उसकी आंखें भर आई। आरोही धीरे से बोली, एक झूठ किसी की पूरी जिंदगी इतनी आसानी से बदल सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक चपड़ासी अंदर आया। चपड़ासी बोला, मैडम, ऊपर से आदेश आया है। आरोही बोली, कौन सा आदेश? चपड़ासी ने एक आधिकारिक लिफाफा आगे बढ़ाया। आरोही ने उसे खोला। उसमें लिखा था,
मंत्री रघुवीर प्रताप के मंत्रालय का कार्यभार तत्काल प्रभाव से अंतरिम मंत्री को सौंपा जाता है। सभी प्रशासनिक अधिकार आज से प्रभावी होंगे। आरोही ने कागज को धीरे से नीचे कर दिया। उसकी आंखों के सामने जैसे सब कुछ बिखर रहा था। उसी समय उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम था अनिकेत। आरोही जल्दी से फोन उठाई और बोली, हाँ अनिकेत, कुछ मिला क्या? दूसरी तरफ से अनिकेत की आवाज़ पहले से ज़्यादा गंभीर थी। अनिकेत बोला, आरोही, मुझे बहुत बड़ा सुराग मिला है। आरोही की धड़कन तेज हो गई। आरोही बोली, क्या मिला है? अनिकेत बोला, वायरल ऑडियो सिर्फ एडिट नहीं हुआ है, उसमें आर्टिफिशियल वॉइस रिकंस्ट्रक्शन भी इस्तेमाल हुई है। आरोही कुछ पल कुछ भी बोल नहीं पाई, फिर थोड़ा संभल कर बोली, मतलब उन्होंने रघुवीर की आवाज़ तक बदल दी? अनिकेत बोला, हाँ, और ये काम कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है। आरोही की आंखों में अब डर नहीं था, अब एक नया संकल्प था। उसने मन ही मन कहा, जिसने भी ये खेल खेला है अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी समय मंत्रालय के इमारत के सामने एक काली कार खड़ी थी। उस कार के अंदर बैठा वही अनजान आदमी दूर से आरोही को देख रहा था। उसके होठों पर धीरे धीरे एक मुस्कान उभरी। अनजान आदमी धीरे से बोला, बहुत अच्छा, अब तुम सही दिशा में सोचने लगी हो, लेकिन अभी भी तुम मुझसे बहुत दूर हो। दोपहर करीब 2 बजे मंत्रालय, जहां हर रोज लोगों की तादाद लगी रहती थी, आज अजीब तरह से शांत था। लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छिपा हुआ था। रघुवीर प्रताप धीरे धीरे अपने कैबिन में दाखिल हुए। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। यही कमरा पिछले 15 सालों से उनका दूसरा घर बन चुका था। यहीं बैठकर उन्होंने अनगिनत फैसले लिए थे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए और दंगा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए। आज उसी कमरे को उन्हें छोड़कर जाना था। उन्होंने अपनी मेज़ पर रखी परिवार की एक पुरानी तस्वीर उठाई। उस तस्वीर में उनके दिवंगत माता पिता थे। रघुवीर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शायद आज भी तुम दोनों मुझे देख रहे हो। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। आरोही अंदर आई। उसकी आंखें अब भी लाल थी। कुछ पल दोनों चुप रहे। रघुवीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतनी उदास क्यों हो? आरोही मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। वो बोली, क्योंकि जो हो रहा है वो गलत है। रघुवीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, गलत और सही दोनों का फैसला समय करता है। आरोही ने धीरे से पूछा, तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा? रघुवीर कुछ पल खिड़की के बाहर देखते रहे, फिर बोले, गुस्सा? गुस्सा उस इंसान पर आता है आरोही जिससे कोई उम्मीद हो, और जिसने ये सब किया है उसे मैं अभी जानता ही नहीं। आरोही का दिल और भारी हो गया। उसे लगा अगर वो अभी सारी सच्चाई बता दे तो शायद सब बदल सकता है। लेकिन अनिकेत की रिपोर्ट अभी अधूरी थी। उसके पास अदालत में टिकने वाला सबूत नहीं था। उसी समय 2 कर्मचारी अंदर आए। उनके हाथों में एक आधिकारिक आदेश था। कर्मचारी बोला, सर, हमें आपके ऑफिस का चार्ज नए मिनिस्टर को सौंपना होगा। रघुवीर ने बिना किसी विरोध के मुस्कुराकर कहा, ज़रूर। कर्मचारी
टेबल पर रखी सरकारी फाइलें सील करने लगे। सरकारी लैपटॉप, आधिकारिक दस्तावेज और मंत्रालय की गोपनीय फाइलें एक एक करके सूची में दर्ज होने लगी। आरोही सब कुछ खामोशी से देख रही थी। हर फाइल उसे ऐसा महसूस करा रही थी जैसे रघुवीर से उनकी पहचान छीनी जा रही हो। कुछ देर बाद एक सुरक्षा अधिकारी अंदर आया और बोला, सर, नए आदेश के अनुसार आज से आपकी Z+ सुरक्षा अस्थायी रूप से वापस ली जा रही है। अब आपके साथ सिर्फ 2 सुरक्षा अधिकारी रहेंगे। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। आरोही ने हैरानी से रघुवीर की तरफ देखा। उसे लगा अब शायद रघुवीर पहली बार टूट जाएंगे, लेकिन रघुवीर ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और बोला, ठीक है, जितनी सुरक्षा मेरी किस्मत में होगी उतनी मिल जाएगी। सुरक्षा अधिकारी ने सम्मान से सिर झुका दिया। जब सब लोग कमरे से बाहर चले गए तब कमरे में सिर्फ रघुवीर और आरोही रह गए। आरोही अब अपने आंसू रोक नहीं पाई और बोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रघुवीर धीरे धीरे उसके पास आए और बोले, तुम एक बात याद रखना। आरोही ने उनकी तरफ देखा। रघुवीर फिर बोले, इंसान अपनी कुर्सी से बड़ा होता है। आज कुर्सी चली गई है, लेकिन अगर मेरा सच जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूँ। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बस धीरे से सिर झुका लिया। वो कहना चाहती थी, तुम निर्दोष हो, मेरे पास तुम्हारी असली रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसी समय मंत्रालय की इमारत से थोड़ी दूर एक काली SUV खड़ी थी। उसके अंदर वही रहस्यमयी व्यक्ति लाइव न्यूज़ देख रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, रघुवीर प्रताप ने मंत्रालय का कार्यभार छोड़ा। उसने धीरे से कॉफ़ी का एक घूंट लिया और मुस्कुराया। वो बोला, पहला स्तंभ गिर चुका है, अब उसकी दुनिया भी गिरेगी। उसने मोबाइल उठाया और सिर्फ 2 शब्द बोले, फेज़ 2। फोन कट गया। उधर मंत्रालय के कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक नए साजिश की अभी शुरुआत हो चुकी थी। शाम करीब 5 बजे मंत्रालय के मुख्य गेट के बाहर मीडिया का सैलाब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। देश के लगभग हर बड़े न्यूज़ चैनल की OB वैन वहीं खड़ी थी। कैमरे लाइव थे, माइक तैयार थे और हर रिपोर्टर बस एक ही पल का इंतज़ार कर रहा था। अंदर रघुवीर प्रताप अपने केबिन की आखिरी कुछ निजी चीज़ें एक छोटे से बैग में रख रहे थे। एक पुरानी डायरी, अपने पिता की दी हुई घड़ी और एक साधारण सा फाउंटेन पेन, बस इतना ही। सरकारी फाइलें, सरकारी गाड़ी, सरकारी अधिकार सब पीछे छूट चुके थे। आरोही चुपचाप उन्हें देख रही थी। आरोही धीरे से बोली, बस इतना ही सामान? रघुवीर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बाकी सब सरकार का था, ये सिर्फ मेरा है। आरोही ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसी समय एक कर्मचारी अंदर आया और बोला, सर, गाड़ी तैयार है। रघुवीर ने सिर हिलाया। उन्होंने एक आखिरी बार अपने केबिन को देखा, फिर धीरे धीरे बाहर निकल गए। जैसे ही वो मंत्रालय के मुख्य गेट तक पहुंचे, कैमरे की फ्लैश लगातार चमकने लगी। रिपोर्टर बोले, रघुवीर जी, क्या आपने दंगे करवाए थे? दूसरा रिपोर्टर, क्या वायरल ऑडियो आपकी स्वीकारोक्ति है?
तीसरा रिपोर्टर, क्या अब आपका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया? सवाल एक के बाद एक उन पर बरस रहे थे। सुरक्षा कर्मी रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रघुवीर अचानक रुक गए। उन्होंने धीरे से एक पत्रकार का माइक अपने सामने किया। पूरा माहौल खामोश हो गया। रघुवीर बोले, मैं आज भी वही कहूँगा जो हमेशा कहता आया हूँ। उन्होंने चारों तरफ देखा और बोले, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे कानून कड़ी से कड़ी हर बड़ी सजा देगा। कुछ सेकंड रुककर उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर मैं निर्दोष हूँ तो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि इस राज्य की न्याय व्यवस्था की भी परीक्षा होगी। अब भीड़ पूरी तरह से शांत हो गई। एक पत्रकार ने फिर पूछा, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? रघुवीर ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, सफाई मैं जनता को नहीं दूंगा, मैं सच को दूंगा। इतना कहकर उन्होंने माइक वापस कर दिया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे मंत्रालय के बाहर निकल गई। आरोही सीढ़ियों पर खड़ी उन्हें जाते हुए देखती रही जब तक गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आरोही मन ही मन बोली, मैंने वादा किया था कि मैं सच का साथ दूंगी, लेकिन आज सच को बचाने के लिए मुझे तुमसे भी झूठ बोलना पड़ रहा है। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। उसके मन में कहीं एक तसल्ली थी कि रघुवीर की असली अनएडिटेड रिकॉर्डिंग सुरक्षित है उसके घर में। तभी उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर फिर वही नाम चमका, अनिकेत। आरोही बोली, हाँ अनिकेत बोलो। इस बार अनिकेत की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अनिकेत बोला, आरोही, मामला हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरोही बोली, क्या हुआ? अनिकेत ने बोला, मैंने वायरल ऑडियो के डिजिटल सिग्नेचर और ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के सिग्नेचर दोनों को कंपेयर किया है। आरोही बोली, फिर? कुछ पल दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर अनिकेत बोला, आरोही, ये सिर्फ एडिटिंग नहीं है। जिस सिस्टम से ये ऑडियो बनाया गया है वो सरकारी एजेंसियों के स्तर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। आरोही का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। आरोही बोली, मतलब जिसने भी ये किया है उसके पास बहुत ताकत है। अनिकेत बोला, हाँ, और शायद हम दोनों अब उसके निशाने पर हैं। फ़ोन कट गया। आरोही कुछ पल वहीं खड़ी रही। उसने धीरे से अपने बैग में हाथ रखा, कुछ महसूस करने के लिए, और मन ही मन एक फैसला लिया और बोली, अब ये लड़ाई सिर्फ रघुवीर की बेगुनाही साबित करने की नहीं होगी। ये लड़ाई अब उसके चेहरे को बेनकाब करने की होगी जो अंधेरे में बैठकर पूरे राज्य को अपनी उंगली पर नचा रहा है। दूर शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर एक व्यक्ति दूरबीन से मंत्रालय की ओर देख रहा था। उसने मोबाइल कान से लगाया और बोला, रघुवीर गिर चुका है, अब अगला वार आरोही पर होगा। उसने कॉल काट दी। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर पर छाने लगा, लेकिन आने वाला अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था। रात करीब 8:30 बजे बारिश धीरे धीरे पूरे शहर को भिगो रही थी। सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन एक जगह अभी भी रोशनी जल रही थी।
अनिकेत की साइबर फॉरेंसिक लैब। आरोही तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर थकान भी थी और बेचैनी भी। आरोही बोली, अनिकेत, तुमने फोन पर जो कहा उसका मतलब क्या था? अनिकेत कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसने बिना कुछ कहे एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोला, बैठो। आरोही बैठ गई। स्क्रीन पर 2 ऑडियो वेव फॉर्म दिखाई दे रहे थे, एक ओरिजिनल रिकॉर्डिंग और दूसरा वायरल ऑडियो। अनिकेत बोला, देख रही हो? आरोही बोली, हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अनिकेत ने स्क्रीन जूम किया। अनिकेत बोला, ये पहली वेव तुम्हारी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है और दूसरी वेव जो पूरे देश में वायरल हुई। आरोही ध्यान से देखने लगी। अनिकेत बोला, ऊपर से देखने पर दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन जैसे ही माइक्रो लेवल पर जाओ पूरा खेल सामने आ जाता है। उसने स्क्रीन पर कुछ जगह लाल रंग से दिखाई। अनिकेत बोला, ये देखो, यहाँ आवाज को काटा गया है, यहाँ शब्दों को जोड़ा गया है और यहाँ पूरे वाक्य को डिजिटल तरीके से दोबारा बनाया गया है। आरोही हैरान रह गई। आरोही बोली, यानी रघुवीर ने ये बातें इस तरह कभी कही ही नहीं थी। अनिकेत बोला, बिल्कुल, उन्होंने अलग अलग वाक्य बोले थे। तुम याद करके देखो, तुम उस वक्त वहीं पे थी, लेकिन उन्हें जोड़कर एक नई कहानी बना दी गई। आरोही की मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गई। आरोही बोली, किसी ने सिर्फ उनकी आवाज नहीं चुराई, उनकी पूरी जिंदगी चुरा ली। अनिकेत ने एक और फाइल खोली। अनिकेत बोला, और अब सबसे खतरनाक बात, स्क्रीन पर कुछ तकनीकी जानकारी दिखाई दी। स्क्रीन पर लिखा था, प्रोसेसिंग सिग्नेचर, वॉइस रिकंस्ट्रक्शन इंजन अननोन, ऑथराइजेशन एनक्रिप्टेड। आरोही बोली, इसका क्या मतलब है? अनिकेत बोला, इस टेक्नोलॉजी का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है, मतलब कोई पब्लिक रिकॉर्डिंग नहीं है या कोई पब्लिक अकाउंट या डिटेल्स नहीं है। ये नॉर्मल एआई सॉफ्टवेयर नहीं है। आरोही बोली, तो फिर ये किसके पास हो सकती है? अनिकेत कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ऐसी तकनीक या तो बहुत बड़ी इंटरनेशनल साइबर कंपनी बना सकती है कोई, या किसी बेहद ताकतवर सीक्रेट नेटवर्क के पास हो सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरोही ने धीरे से अपना बैग खोला। उसमें से वो पेन ड्राइव निकाली। कुछ पल उसे अपनी हथेली में देखती रही। आरोही बोली, जब तक ये मेरे पास है उनका सच जिंदा है। अनिकेत ने सिर हिलाया और बोला, और यही वजह है कि अब तुम सबसे ज्यादा खतरे में हो। आरोही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, मैं? पर मैं क्यों? अनिकेत बोला, अगर मास्टरमाइंड को पता चल गया कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है तो वो सबसे पहले तुम्हें ढूंढेगा। आरोही ने धीरे से पेन ड्राइव वापस बैग में रख दी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। आरोही बोली, तो फिर उसे आने दो, इस बार मैं भागूंगी नहीं। उसी समय लैब की बिजली एक पल के लिए झपकी, पूरी स्क्रीन काली हो गई, फिर अपने आप चालू हो गई। अनिकेत चौंक गया। अनिकेत बोला, ये क्या हो रहा है? अचानक स्क्रीन पर एक काली विंडो खुली। उसमें सिर्फ एक मैसेज लिखा हुआ था, स्टॉप सर्चिंग। कुछ सेकंड बाद दूसरी लाइन उभरी, यू आर ऑलरेडी टू लेट। आरोही और अनिकेत
दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही पल पूरी स्क्रीन फिर से काली हो गई। सिस्टम अपने आप रीस्टार्ट होने लगा। अनिकेत घबरा कर बोला, किसी ने मेरे सिस्टम में घुसपैठ की है, हैक कर लिया है। आरोही ने धीरे से कहा, नहीं, ये सिर्फ हैकिंग नहीं है, ये वार्निंग है। उसी समय शहर के किसी अंधेरे कमरे में कई मॉनिटरों के सामने बैठा वही अनजान आदमी अनिकेत की लैब का लाइव डेटा बंद कर देता है। उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान फैल जाती है। अनजान आदमी बोलता है, अब शिकार को एहसास हो चुका है कि शिकारी मौजूद है। वह अपनी कुर्सी से उठा, एक फाइल खोली। फाइल पर लिखा था नेक्स्ट ऑपरेशन। नीचे सिर्फ 2 नाम थे, रघुवीर प्रताप, आरोही सेन, और उसने दोनों नामों के बीच एक लाल निशान बना दिया। रात के 10:30 बज रहे थे। बारिश अब रुक चुकी थी। सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी बची थी। आरोही अपनी कार चलाते हुए सीधे रघुवीर के घर की तरफ जा रही थी। पूरे रास्ते उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अनिकेत की आवाज़। अगर मास्टरमाइंड को पता चल गया कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है तो सबसे पहले वो तुम्हें ढूंढेगा। आरोही ने अनजाने में अपने बैग पर हाथ रखा, उस पेन ड्राइव को महसूस किया। उसी पेन ड्राइव में रघुवीर की बेगुनाही छिपी थी। कुछ ही देर बाद वो रघुवीर के घर पहुंची। आज उस घर के बाहर पहले जैसी हलचल नहीं थी। न सरकारी गाड़ियों की लंबी लाइन, न नेताओं की भीड़, न कार्यकर्ताओं का शोर। सिर्फ 2 सुरक्षाकर्मी और एक अजीब सी खामोशी। आरोही अंदर गई। घर का दरवाज़ा पुराने नौकर रामदीन काका ने खोला। रामदीन काका बोले, बेटा, साहब ने सुबह से कुछ नहीं खाया। आरोही चौंक गई और बोली, कुछ भी नहीं? रामदीन काका बोले, बस 2 कप चाय और कुछ नहीं। आरोही ने धीरे से सिर हिलाया। वो सीधे रघुवीर के स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर रघुवीर खिड़की के पास खड़े थे। बारिश के बाद भीगी हुई सड़क को चुपचाप देख रहे थे। आरोही ने धीरे से आवाज़ दी, रघुवीर। रघुवीर मुड़े। हल्की सी मुस्कान आई। रघुवीर बोले, आ गई तुम? आरोही बोली, तुमने खाना नहीं खाया? रघुवीर हल्के से हंस पड़े। रघुवीर बोले, भूख नहीं थी। आरोही बोली, ये कोई जवाब हुआ क्या? रघुवीर सोफे पर बैठ गए। रघुवीर बोला, अजीब बात है ना, जब आदमी के पास पूरी दुनिया होती है तब उसे खाने का समय नहीं मिलता, और जब दुनिया चली जाती है तब भूख भी चली जाती है। आरोही उनके सामने बैठ गई। आरोही दुनिया जैसी नहीं थी। आरोही बोली, दुनिया नहीं गई है, बस कुछ लोग चले गए हैं। रघुवीर ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ, आज पता चल गया कौन लोग कुर्सी के साथ थे और कौन मेरे साथ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रघुवीर ने धीरे से पूछा, तुम डरी हुई लग रही हो, क्या बात है? आरोही एक पल के लिए सहम गई। आरोही बोली, नहीं, बस तुम्हारी चिंता हो रही है। रघुवीर मुस्कुराए और बोले, मेरी चिंता मत करो, मुझे अपने लिए डर नहीं लगता। उन्होंने कुछ पल रुककर कहा, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है। आरोही हैरान रह गई। आरोही बोली, मेरे लिए? पर क्यों? रघुवीर बोले, हाँ, जिसने भी ये खेल शुरू किया है वो यही नहीं रुकेगा। उसे पता है तुम हमेशा मेरे सबसे करीब रही हो, इसलिए हो सकता है अगला निशाना तुम बनो। आरोही की आंखें भर आई। उसे लगा अगर वो अभी सब सच बता दे तो शायद
रघुवीर खुद उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन नहीं, अभी नहीं। आरोही बोली, अगर सच सामने लाने के लिए जान भी जोखिम में डालनी पड़े तो मैं तैयार हूँ। रघुवीर ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, तो पहले जिंदा रहना। आरोही उनकी तरफ देखने लगी। रघुवीर बोला, क्योंकि मरे हुए लोग सच नहीं बोलते और जिंदा लोग एक दिन पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ये शब्द सीधे आरोही के दिल में उतर गए। उसी समय रघुवीर की नज़र अनजाने में आरोही के बैग पर पड़ी। उसे लगा जैसे आरोही बार बार उसी बैग को संभाल रही है, जैसे उसमें कोई बहुत कीमती चीज़ हो। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनकी अनुभवी आंखों ने एक बात ज़रूर महसूस की। आरोही कुछ छिपा रही थी। उन्होंने उसकी तरफ देखा। आरोही ने नज़रें झुका ली। कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे। लेकिन आज पहली बार उन दोनों के बीच एक ऐसा राज बैठा था जिसका बोझ दोनों महसूस कर रहे थे। दूर शहर के किसी अंधेरे कोने में एक स्क्रीन पर रघुवीर के घर की लाइव तस्वीर दिखाई दे रही थी। वही अनजान आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, अच्छा, बहुत अच्छा। अब उनके बीच खामोशी भी काम करेगी। उसने स्क्रीन बंद की। कमरा एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पूरा राज्य अब भी उसी खबर की चर्चा कर रहा था। हर अखबार के पहले पन्ने पर एक ही तस्वीर छपी थी। मंत्री रघुवीर प्रताप ने पद छोड़ा। कहीं लिखा था राजनीतिक कैरियर का अंत, तो कहीं क्या सच कभी सामने आएगा। रघुवीर अपने घर के छोटे से स्टडी रूम में बैठे थे। आज उनके सामने कोई सरकारी फाइल नहीं थी, ना कोई अधिकारी, ना कोई मीटिंग, सिर्फ एक खाली टेबल और एक कप चाय। उन्होंने धीरे से चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, कितनी अजीब बात है, कभी एक दिन छोटा पड़ जाता था और आज समय ही रुक गया है। उसी समय डोर बेल बजी। रामदीन काका ने दरवाज़ा खोला। आरोही अंदर आई। उसके हाथ में कुछ ज़रूरी फाइलें थी। आरोही बोली, ये तुम्हारी पर्सनल फाइलें थी, मिनिस्ट्री से ले आई हूँ मैं। रघुवीर ने फाइलें टेबल पर रख दी और बोला, थैंक यू। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, बैठो। आरोही सामने बैठ गई, लेकिन आज उसकी आंखें रघुवीर की आंखों से नहीं मिल पा रही थी। रघुवीर ध्यान से उसे देखते रहे। उन्हें महसूस हो रहा था कि आरोही पिछले 2 दिनों में बहुत बदल गई है। उसकी मुस्कान गायब थी। उसकी आवाज़ पहले जैसी नहीं रही और सबसे ज़्यादा उसकी आंखें हर समय कुछ छिपाने की कोशिश कर रही थी। रघुवीर ने धीरे से पूछा, आरोही, एक बात पूछूं? आरोही ने धीरे से सिर हिलाया और बोली, पूछो। रघुवीर बोला, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? ये सुनते ही आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ अनजाने में अपने बैग की तरफ बढ़ गए। उसी बैग में वो पेन ड्राइव रखी थी, रघुवीर की असली अनएडिटेड रिकॉर्डिंग। कुछ पल कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आरोही ने रघुवीर की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आई थी। वो चाहती थी अभी इसी पल सब कुछ बता दे, रिकॉर्डिंग, मास्टरमाइंड, अनिकेत, सब कुछ। लेकिन अगर बिना पूरे सबूत के
वो ये सब कह देती तो मास्टरमाइंड अलर्ट हो जाता और शायद वो असली रिकॉर्डिंग तक पहुंच जाता। आरोही ने धीरे से अपनी नज़रें झुका ली और बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने झूठ कहा और शायद जिंदगी में पहली बार रघुवीर से झूठ कहा। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस आरोही की आंखों में देखा बहुत देर तक। उस एक नज़र में सवाल भी थे, दर्द भी और एक अजीब सी समझ भी, जैसे वो महसूस कर चुके हो कि आरोही कुछ छिपा रही है, लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि शायद उसकी कोई मजबूरी है। रघुवीर ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, ठीक है, जब तुम्हें सही लगे तब बता देना, बस इतना ही। कोई नाराज़गी नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई सवाल नहीं। आरोही की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसी समय शहर के किसी अनजान जगह पर एक विशाल स्क्रीन पर रघुवीर और आरोही की यही मुलाकात देखी जा रही थी। अनजान आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा, अब उनके बीच पहला झूठ भी आ चुका है। उसने टेबल पर रखी एक नई फाइल खोली। उस पर लिखा था ऑपरेशन शिकार। उसने लाल पेन से दोनों के नामों पर एक गोल घेरा बनाया, रघुवीर प्रताप, आरोही सेन, और धीरे से बोला, अब दोनों साथ नहीं लड़ेंगे, अब दोनों को एक दूसरे से ही लड़ाया जाएगा। उधर रघुवीर अब भी आरोही को देख रहे थे। आरोही नजरें झुकाए बैठी थी। कमरे में शब्द खत्म हो चुके थे, सिर्फ खामोशी बची थी। और उसी खामोशी में रघुवीर को एक एहसास हुआ, आरोही उनसे दूर नहीं जा रही थी। वो किसी ऐसे बोझ के नीचे दब चुकी थी जिसे वह अकेले उठाने की कोशिश कर रही थी। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस आरोही की तरफ देखा और उस एक खामोश नज़र में हजारों अनकहे सवाल और उतना ही गहरा भरोसा था। दोस्तों, आज एक ईमानदार नेता अपनी कुर्सी हार गया, लेकिन क्या उसने अपनी लड़ाई भी हार दी? शायद नहीं, क्योंकि जिस इंसान के पास सच होता है उसे सिर्फ समय का इंतज़ार करना पड़ता है। रघुवीर प्रताप आज सत्ता से दूर हो चुके हैं, मंत्रालय उनसे छिन चुका है और लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं। मीडिया उन्हें गुनहगार घोषित करने पर तुला हुआ है और उनके अपने धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन उनकी आंखों में आज भी डर नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद थी। दूसरी तरफ आरोही सेन, जिसने हमेशा सच का साथ देने की कसम खाई थी, आज उसी सच को अपने सीने में छिपाकर जी रही है। उसके पास रघुवीर की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है, वो ओरिजिनल अनएडिटेड रिकॉर्डिंग, जो आज भी एक छोटी सी पेन ड्राइव में सुरक्षित है। लेकिन वो जानती है, अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो सिर्फ वो सबूत नहीं, कई जिंदगियां ख़त्म हो सकती हैं। उधर अंधेरे में बैठा एक अनजान खिलाड़ी अपनी हर चाल सोच समझ कर चल रहा है। उसने एक रिकॉर्डिंग चुराई, एक नेता की छवि बर्बाद कर दी और दो ऐसे लोगों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी कर दी जो एक दूसरे पर अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। लेकिन क्या उसका खेल यहीं ख़त्म होगा, या ये तो सिर्फ शुरुआत है? अब रघुवीर के पास सत्ता नहीं है, आरोही के पास सच है, लेकिन सच बोलने की आज़ादी नहीं। अनिकेत के पास सुराग है, लेकिन अभी सबूत पूरे नहीं। और मास्टरमाइंड अब भी हर किसी से कई कदम आगे चल रहा है। आने वाले एपिसोड में शिकार कौन होगा, रघुवीर, आरोही, या वो इंसान जिसने इस पूरी प्लानिंग का पहला धागा पकड़ा हुआ है? क्या
मास्टरमाइंड आरोही तक पहुंच जाएगा? क्या ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सुरक्षित रह पाएगी? और क्या रघुवीर आरोही की आंखों में छिपे उस राज को पहचान पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे रक्त रंजित पार्ट 1 के अगले रोमांचक एपिसोड में, जहां शिकारी सामने नहीं होगा लेकिन उसका हर वार सीधे दिल पर लगेगा। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक द एपिग्राफ स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि रक्त रंजित का कोई भी नया एपिसोड आपसे छूट ना जाए। अपने विचार, अपनी थ्योरी और आपको क्या लगता है, क्या रघुवीर सच जान पाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए एपिसोड, एक नई साजिश और एक नए सीक्रेट के साथ। तब तक याद रखिए, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसे हमेशा सिर्फ एक मौका चाहिए। धन्यवाद।